हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 9th क्लास का जो मैथ का बुक है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आज से हमारा मैथ का 9th क्लास भी मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा सेट्स। और ये चैप्टर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, यानी स्लो तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। क्योंकि 8th क्लास और आप 9th क्लास के मैथ को अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। 8th क्लास में आपको इतने हार्ड हार्ड सम या इतने हार्ड हार्ड आपको फॉर्मूले या फिर बाकी सब चीजें, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको 8th क्लास में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और 9th क्लास में जैसे आप आओगे वैसे आपका जो मैथ है या फिर बाकी जो सब्जेक्ट है वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसके लिए बहुत से अगर आप स्टूडेंट देखते हो वो कहते भी हैं कि कंपेयर टू आपका 10th 9th जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो इसके लिए क्योंकि एक्चुअली में 10th के कंपैरिजन में तो आपका 8 है, और 8 के कंपैरिजन में जो 9th है आपका, वो 9th थोड़ा सा एक अलग बनाया जाता है, अलग ट्रिक के साथ उस सिलेबस को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि थोड़ा सा एक जो बेसिक नॉलेज है आपको बाकी सब स्टडी का वो आपको इसके अंदर मिले। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ये सेट्स वाले चैप्टर में आपको क्या क्या कवर करना है, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, अलग अलग टाइप के कौन कौन से सेट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वेन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वल सेट्स और सब्जेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, फिर यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है वो हम देखेंगे। देन उसके बाद इंटरेक्शन एंड द यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं एक सेट के अंदर, वो स्टडी करेंगे। और ये सारी चीजें अगर जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हो वो सारे एक एक प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग स्टडी करते जाएंगे। ओके, तो बेसिकली आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सेट्स क्या होता है, टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यही सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये वी यूज द स्पेशल वर्ड फॉर द ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन वन above. I all the above example we can clarify list the object of that collection. We call the collection of such object as a set. और हम लोग सेट किसको बोलते हैं, जो भी कलेक्शन होता है हमारे पास। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका फ्लावर का कलेक्शन है जिसको हम लोग फ्लावर पकेट बोलते हैं, बंच ऑफ की यानी ये भी एक कलेक्शन है चाबियों का। ओके, फ्लॉक ऑफ बर्ड ये भी एक कलेक्शन है बर्ड्स का। और उसके बाद पाइल ऑफ नोट्सबुक ये भी कलेक्शन है आपका बुक्स का। कलेक्शन ऑफ नंबर ये भी क्या है, एक तरह से सेट से नंबर का। तो ऐसे सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेट्स किसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नाउ द ऑब्जर्व द कलेक्शन हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। तो ये क्या है, आपका एक सेट नहीं है। ओके, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते हो कि कितने चिल्ड्रन हैप्पी है एक विलेज के अंदर। ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास आप ये भी नहीं बता सकते, आप ये भी गेस नहीं कर सकते कि कोई एक जो स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ही ब्रिलियंट है पूरे क्लास के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन बोथ द एग्जाम्पल द वर्ड हैप्पी एंड द ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म। ओके, और ये हमें एक तरह से जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी की क्वालिटीज रिप्रेजेंट करती है, वैसे वर्ड से। तो ऐसे वर्ड्स जहां पे भी आते हैं वो आप समझ जाइए कि वो सेट्स नहीं है। ओके, बिकॉज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टू बी हैप्पी एंड द टू बी ब्रिलियंट डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। और ये इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि इसको हम लोग सेट्स क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन में। यानी अगर आप किसी और क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको अलग मिलेगा। आप एक ही क्लास में आप देख सकते हो कि एक से ज्यादा भी बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप कंपेयर नहीं कर सकते सेट के अंदर। Therefore, this collection are not set. See the example given below and decide whether it is set or not. और यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं और आपको ये बताना है कि ये एक्चुअली में सेट है या नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल देखो कि डे ऑफ अ वीक। तो आपको पता है डे ऑफ अ वीक कौन कौन से होते हैं। आपका मंडे होता है, ओके, ट्यूसडे होता है, उसके बाद आपका वेनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है और संडे होता है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि डे ऑफ अ वीक कौन कौन से हैं। 7 डे हैं, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ये क्या है, एक तरह का सेट है। उसी तरीके से अगर आप मंथ इन ईयर देखोगे तो ये क्या है आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये भी क्या है, एक तरह का सेट है जिसमें आप देख सकते हो कि सब अलग अलग है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला देखते हो, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। तो ये क्या है, एक सेट नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, किसी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है।
उसी तरीके से फोर्थ वाला भी सेट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर यानी कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि 1 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में। तो अगर वैसा स्पेसिफाई किया होता है तब आप बता सकते हो कि ये सेट है या नहीं है। तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं है, तो आपको ये लिखना है कि इट इज नॉट अ सेट। ओके। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ द महाराष्ट्र, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सा जो फोर्ट है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और सारे के सारे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी किले हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उनको अलग अलग तरीके से बनाया है, और सबकी जो खासियत है वो अलग अलग है। उसी तरीके से प्लांट इन अ सोलर सिस्टम, तो ये आप बता सकते हो कि कितने होते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर जो प्लांट इन अ सोलर सिस्टम होते हैं वो आप बता सकते हो। ओके, एक्सेप्ट प्लूटो, प्लूटो को अभी तक एज अ प्लैनेट नहीं डिक्लेयर किया गया है, उसको एज अ स्टार बोला गया है। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी आपको बहुत सारी जो चीजें हैं और सीखनी है कि अलग अलग टाइप के सेट्स कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि इनको हम सेट्स क्यों बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फ्लावर का पूरा एक ये है। ओके, बुके है तो इसको हम लोग सेट्स कह सकते हैं। यहाँ पे बंच ऑफ की है तो इसको हम लोग सेट कह सकते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है तो इसको हम लोग सेट कह सकते हैं। फाइल्स ऑफ नोटबुक है तो इसको हम लोग सेट कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ नंबर है तो इसको हम लोग सेट कह सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में सेट क्या है और नॉन सेट क्या है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हो, सेट के बारे में अगर आप देखते हो तो सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को और क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अगर आपको कहीं पे ऐसा वर्ड आता है, ओके, ऐसा अगर आप देखते हो कहीं पे, तो इसका जो मतलब होता है इट्स बिलोंग टू। ओके, इट्स बिलोंग टू, तो यानी ये क्या करता है, बिलोंग करता है। ए है वो जो स्मॉल आपका ए है वो कैपिटल ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। और ए इज डज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट ए, देन वी राइट द, अगर ये एलिमेंट क्या है, एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते और ये क्या है, और सेट ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये हम लोग उल्टा ई बनाते हैं। ओके, और उल्टा ई का मतलब है कि इट्स एलिमेंट, ओके, इज एन एलिमेंट। ओके, तो ये जो भी एलिमेंट है वो क्या है, बिलोंग करता है। और ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर क्रॉस हो तो इज नॉट बिलोंग। ओके, तो ये आपको जो फर्क है वो आपको आसानी से पता चल गया होगा कि एक्चुअली में सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके से बिलोंग होते हैं, तो उसको किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, और अगर वो सेट में बिलोंग नहीं करते तो उसको हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग मेथड दिए हैं आपको, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। तो यहाँ पे आप दो मेथड देखने वाले हैं जिसपे आपका पूरा जो ये 1.1 एक्सरसाइज है, आपका प्रैक्टिस सेट है, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला आपका लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड, तो इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं और रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, जिसमें आपको दिया है कि द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन द 1 and 10 कैन रिटन एज। तो इस तरीके से जो हम लोग फॉर्म लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर्म बोलते हैं। ओके, यानी आपको अगर कोई एग्जांपल दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है, ओके, तो सेट ऑफ अ वीक या फिर डे इन अ वीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, उसके बाद मंथ इन अ ईयर, तो आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। ओके, उसके बाद आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और आप हमेशा क्या करोगे, जब भी सेट लिखते हो तो आपको अगर सेट का ये नहीं दिया है, अल्फाबेटिकल नहीं दिया है, तो आप ए लिख लो। ओके, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप करली ब्रैकेट बनाओ, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका पर्टिकुलर आंसर है आप उसको लिखो। ओके, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका करली ब्रैकेट है वो होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लिखा, उसकी जगह अगर आपने कोई और ब्रैकेट लगाया, तो वो आंसर क्या होगा, आपका गलत होगा। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे रूल मेथड और द सेट बिल्डर मेथड, तो रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा कि आपको एक यहाँ पे आप देखो कि आपको इस तरीके से दिया रहेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से आपको ये देखिए कि इन दिस मेथड वी डोंट राइट द लिस्ट ऑफ द नंबर बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग द वेरिएबल। आपको क्या करना है, इसके अंदर वेरिएबल का इस्तेमाल करके आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो पूरा एक सेट है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर हम यही एग्जाम्पल को कंसिडर करें, तो ये एग्जाम्पल कैसे हम लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स, एक्स 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 बिलोंग टू एन, यानी ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और ये क्या है, वन इज लेस देन ओके एक्स, और एक्स लेस देन क्या है, 10 है।
तो इस तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप आसानी से कि जो हमारा ए है वो ए सेट ऑफ एक्स है और एक्स इज द नेचुरल नंबर बिटवीन द 1 and 10। तो 1 and 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं वो आपको लिखना है जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप आसानी से इस चीज का जो आंसर है आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है रूल मेथड और द सेट बिल्डर मेथड, जिसमें और लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड, तो दोनों को यहाँ पे किस तरीके से कंपेयर किया है वो आप देखिए। यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझना होगा कि a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स, एक्स ऑफ एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर आप देखो कि कितने लेटर है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर है। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो आपको उसको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे इसका लिसनिंग फॉर्म में, लिसनिंग मेथड में यहाँ पे जो आंसर है वो लिखा है a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट डी आई, ओके, वी लिखा है, आई वापस है तो इसके लिए वापस इसको नहीं लिखा है, एस है, आई वापस है इसको रिपीट नहीं किया है, उसके बाद ओ एन। तो ये क्या है, एक प्रॉपर आंसर है। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड वाला देखो कि b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट y और x इज द नंबर ऑफ सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी आप मुझे बताओ कि y स्क्वायर हम लोग लेते हैं और इज इक्वल टू 9 है, तो इसका क्या एक हो सकता है। अगर स्क्वायर लेते हैं तो एक तो 3 का स्क्वायर हो सकता है 9, या फिर -3 का स्क्वायर हो सकता है 9। तो यही दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप स्क्वायर करते हो y का तो 9 आंसर आता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो आंसर है वो आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सी वाला देखते हो तो सी वाले में भी क्या है आपका z ऑफ x, z ऑफ z इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 30। आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 5 देखना है, ओके, लेकिन जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी, 30 होगी। तो 30 से कम वाली जो वैल्यू है जो 5 से मल्टीप्लाई होती है, तो सबसे पहला तो आपका 25, 20, ओके, 50, उसके बाद 10 आपका और 5, ये क्या है, ये 5 नंबर है जो 5 से मल्टीप्लाई होती है और 30 से छोटी भी है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो आंसर है वो आपको करना है। और मेरे हिसाब से ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा जो डिफिकल्टी है वो फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, तो आपको क्या करना है, इस पूरे सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और रोस्टर फॉर्म में हमने बताया था कि किस तरीके से लिखना है आपको। अगर आप देखो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म में, इसको मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो, सेट ऑफ इवन नंबर बोला है, ओके, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर बहुत से जो स्टूडेंट है वो ऐसे ही दे सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर सिर्फ एक ही है, और वो यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, हमने कोई भी यहाँ पे सेट का नंबर नहीं दिया है, इसके लिए हमने ए लिख लिया। ओके, उसके बाद आपको करली ब्रैकेट बनाने हैं और इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2, 4, 6, 8 अप टू ये इंफिनिटी तक हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो, इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, तो इवन प्राइम नंबर कौन से है आपका, इवन प्राइम नंबर। ओके, तो इवन प्राइम नंबर आपका क्या है 1 to 50 के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बी। ओके, सेट ऑफ बी, यहाँ पे आपका करली ब्रैकेट। और आपको ये पता होना चाहिए कि इवन और प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, 1 से 50 के बीच में, वो होता है आपका 2। ये इवन भी है और प्राइम भी है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। ओके, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, नेगेटिव इंटेजर पूछा है। ओके, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से है, तो सी, सेट ऑफ सी, यहाँ पे आपका ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर में आपका -1, -2, -3, ओके, और ये अप टू कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ वाला देखते हो, फोर्थ वाले में आपको 7 बेसिक साउंड ऑफ द सरगम, तो 7 बेसिक साउंड ऑफ द सुर क्या पूछा है आपको। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, डी, और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट, सा, उसके बाद रे, गा, मा, पा, धा, नी। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, 7 सुर है, 1 2 3 4 5 6 7, जो जिसको हम लोग 7 सुर बोलते हैं वो यही है। ओके, जिसका
सरगम कहा जाता है, सा रे गा मा पा धा नी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो पहला वाला क्वेश्चन है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया है आपको उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो 4/3 इट्स बिलोंग टू क्यू। ओके, तो ये क्या है आपका क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ओके, तो ये क्या है आपका आंसर है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड पे देखते हो कि -2 इज नॉट बिलोंग टू आपका एन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ओके आपका सेट एन। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से आप थर्ड वाला भी लिख सकते हो। थर्ड वाला आपको क्या दिया है, p इज इक्वल टू p इज एंड द ऑड नंबर। तो p क्या लिख सकते हो आप, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, p इज इक्वल टू ओके ब्रैकेट p इज एन ऑड नंबर। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो, इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा आपका p इज द सेट ऑफ ऑल t। ओके, सच दैट, यहाँ पे आप देख लीजिए मैं किस तरीके से आंसर लिख रहा हूं, सच दैट दैट p इज एन ऑड नंबर। ओके, तो आपको इस तरीके से जो आंसर है वो आपको लिखना है हर एक क्वेश्चन का, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद अगर आप थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हो जिसमें आपको क्या पूछा है कि रूल मेथड आपको पूछा है, और रूल मेथड से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो एक हमारा ये है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको क्या पूछा है, रूल मेथड बोला है, तो रूल मेथड में आप किस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे, ये सबसे पहले तो आपको लिसनिंग मेथड और रूल मेथड आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये किया था, जो हमारा रूल मेथड था और लिसनिंग मेथड था, ये दोनों तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले कोई भी यहाँ पे पूछा है राइट एनी टू सेट्स। ओके, तो इसमें आपको कोई भी बाउंड नहीं है कि आपको क्या लिखना है, आप कोई भी दो सेट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला सेट हम लिख सकते हैं कि ए ओके इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया। और इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको देखिए, हमने सबसे पहले क्या लिखा, इसको लिसनिंग मेथड में लिखा और रूल मेथड में लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिसनिंग मेथड में लिखेंगे एक्स ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद ये क्या आएगा, x इज बिलोंग टू n नंबर। ओके, और यहाँ पे आएगा आपका कि जो x है आपका वो लेस देन इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड वाला देखते हो b वाला, तो b वाले में आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका A E I O U। ओके, तो ये समझ, ये देख के तो बहुत से जो स्टूडेंट है उनको ये पता चल गया होगा कि ये क्या है, ये वॉवेल है। यहाँ पे आपका x बिलोंग टू x। ओके, ये क्या आ जाएगा, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो ये क्या है आपका आंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप कोई भी दो अपने हिसाब से सेट बना सकते हैं और आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो एग्जांपल है पहले दिए भी गए थे, सारे गामा पा, आप मंथ वीक, फिर मंथ इन अ वीक, उसके बाद उसके बाद वीक इन अ डे, उसके बाद आपका मंथ इन अ ईयर, ये भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो आपको क्वेश्चन थे ऑलरेडी आपको करवाए हैं, तो आप उसके अंदर कोई भी दो आप ऐसे सेट्स को पिक कर सकते हो जिनके बारे में आप बता सकते हो। ओके, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई डिफिकल्टी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके, उसके बाद अगर आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हो, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी है। क्यों लेंदी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको लिसनिंग मेथड में लिखना है, और लिसनिंग मेथड में आपको क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से करना होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको पूछा है कि ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर। तो ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर कैसे कैसे हैं, तो यहाँ पे अगर आप
इस सेट को अगर आप ए नाम देते हो तो ए इट्स कर्ली ब्रैकेट, तो आप कौन कौन से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर, तो इंडियन सोलार ईयर आपको पूछा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें आपको, ओके। सिर्फ आपको इंडियन कैलेंडर, यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर नहीं बोला है कि आप जनवरी फरवरी लिखेंगे, आपको इंडियन सोलार ईयर पूछा है, तो आपका चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मेष, ओके। तो ये इस तरीके से आपको ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये आएगा आपका पुष्प, उसके बाद आपका आएगा माघ, उसके बाद आएगा ये फागुन, ओके। इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड वाला है लेटर इन द वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से लेटर है, तो ये आ जाएगा आपका सी, उसके बाद आ जाएगा आपका ओ, इसके बाद आ जाएगा एम, उसके बाद आ जाएगा आपका पी, उसके बाद आ जाएगा आपका एल, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद आ जाएगा आपका एन, उसके बाद आ जाएगा टी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ई यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ है, तो आपको दो बार नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है, ओके। उसके बाद अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, तो सेंस ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो ये सेट ऑफ सी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका क्या है, पांच तरह के ऑर्गन होते हैं जो आपको सेंस करते हैं। आपका नोज हो गया, ओके। ये आपका टंग हो गया, ओके। ये आपका ईयर हो गया, ठीक है। ये आपका स्किन हो गया, ठीक है, ये फोर्थ वन। और ये आपका फिफ्थ वन आपका आई हो गया। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मूव करते हैं फोर्थ वाले के सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो यहाँ पे आप इसको क्या दे सकते हैं, सेट ऑफ डी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। तो प्राइम नंबर कौन से हैं आपका, 2 है, 3 है, ओके। उसके बाद 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, ओके, 17 है, 19 है, ओके। तो ये क्या है, आपके सेट ऑफ प्राइम नंबर है 1 से 20 के बीच में। और प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर जो वर्ड है, वो सिर्फ एक उससे उसी से डिवाइड हो सकता है, या खुद के नंबर से डिवाइड हो सकता है, ओके। एक से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद के नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप जाओगे, तो नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा है कि नेम ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो ये आपका नेम ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये भी आप बता सकते हो कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका एशिया है, ओके, ये आपका है। उसके बाद आपका अफ्रीका रीजन है, ओके। उसके बाद आपका यूरोप है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे अंटार्कटिका है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नेम ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड थे, वो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया। और ये लास्ट क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। रूल मेथड के हिसाब से क्या करना है, आपको ये सेट्स को लिखना है। तो ये बहुत ही इजी है रूल मेथड आपका। सबसे पहला अगर आप देखो, ये ए दिया है, ए इज इक्वल टू 14960 2536 4964 8100। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये आप किस तरीके से लिखते हो, ए इज इक्वल टू आपका करली ब्रैकेट एक्स बिलोंग टू एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 10 का नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है यहाँ पे लिया गया है, एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह का, सात, आठ, नौ, 10, ओके। उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हो, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू स्माइल है, ओके। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, ये आपका करली ब्रैकेट एक्स बिलोंग टू एक्स, ओके, इज, यहाँ पे ये जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, इज क्या है यहाँ पे लेटर
ऑफ वर्ड, वर्ड यहाँ पे आएगा, ओके, स्माइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप तीसरे पे क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे, आपको x इज इक्वल टू, ये आपका x इज लेटर ऑफ वर्ड ईट, ओके, ईट का यहाँ पे लेटर दिया है। उसके बाद आप फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ वाला आपको क्या दिया है, बी, ओके। मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया है, आप इसको 1 कंसिडर, इसको 2, इसको 3, ओके, इसको आप 4 कंसिडर, इसको 5, तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा। बी क्या है यहाँ पे आपका, ये क्या है, 60, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48, ओके। तो ये क्या है आपका x, x, ओके, इज मल्टीपल ऑफ 6, ओके। और यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 48, ओके। तो 48 तक ही क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है, तो उसमें लिमिट भी यहाँ पे हमने रखा है, तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डी है, तो डी क्या है यहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ओके, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका x इज अ डे ऑफ वीक, ओके। इस तरीके से आपको लिखना है। तो आपको, आई होप कि आपको ये जो पूरा क्वेश्चन का आंसर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। और इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो खत्म होता है। और अगर आपको इसके अंदर कोई डिफिकल्टी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके, आपके कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और इसका जितने भी आगे के प्रैक्टिस सेट है 9th क्लास के, वो भी बहुत ही जल्द आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ओके। और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग लाइव आके आपको ये सिखाए, ताकि आप डायरेक्टली हमसे जो भी डाउट होगा वो पूछ सके, और हमारी जो गलतियां होगी आप उसे भी हमें इंडिकेट कर सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो